इस क्लास में बात करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखो, अब तक हमने बात किया हुआ है इक्विलिब्रियम के बारे में। कोई भी एक रिएक्शन है, कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके लिए ही हम सिर्फ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, टाइम आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और एक ऐसा टाइम में जाता है जब क्या है, ना ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस दिखता है, ना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस दिखता है। कहने का मतलब उस स्टेज पे हम क्या बोलते हैं, आपका रिएक्शन है इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, तो देखो जिस पॉइंट पे उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया, मतलब जिस अवस्था पे पहुंचने के बाद उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया, उसी के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको एक रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं जिसके अंदर ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, जो मिलके क्या सी और डी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला जो आपका रिएक्शन है जिसके अंदर आपके ए और बी मिल के सी और डी का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरे में क्या है, आरो आपका पिछले साइड है, करने का मतलब जिसमें आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। जो रिएक्शन पीछे से आ रही है, कहने का मतलब जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड जा रही है उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रही है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसको साइड में रखो, हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं टाइम टी इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इक्वल टू जीरो है, तो ये जो आपका सिस्टम है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, तो क्या होगा, आपका क्लोज कंटेनर के अंदर बात चलेगी। तो देखो आपका जब टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो होगा, तो इस रिएक्शन, इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी होगा वो रिएक्टेंट हो गया। मान लेते हैं इसका भी कंसंट्रेशन 100 होगा, इसका भी कंसंट्रेशन शुरुआत में 100 होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, टाइम टी इक्वल टू जीरो है, इसका कंसंट्रेशन जीरो, इसका कंसंट्रेशन जीरो होगा। मान लेते हैं टी इक्वल टू कुछ T1 होगा। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कुछ 80 हो गया, इसका भी कंसंट्रेशन कुछ कम हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होंगे, 20 और 20 बन जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मान लेते हैं टाइम टी इक्वल टू कुछ T2 हो गया, जहाँ पे T2 क्या है, T1 से ज़्यादा है। कहने का मतलब ये वाला T2 वाला ये वाला टाइम क्या है, इससे ज़्यादा है, तो टाइम और ज़्यादा हुआ। तो मान लेते हैं ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये भी मान लेते हैं ये 50-50 बन गया। ठीक है, तो आप एक बार नोटिस करो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जो आपका रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, 100, 80, 50 ऐसे क्या होगा, 40, 30, 20 ऐसे होता रहेगा। और जो आपका प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0, 20, 50, 60 ऐसे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट होते हैं वो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, एज टाइम पासेस, जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का पूरा लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेट का मतलब गति। देखो स्टार्टिंग में ये 100 था, पहले देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, ए और बी मिलके सीओडी का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टार्टिंग में 100 था, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम अगर T1 हुआ तो अगर 80-80 हुआ तो ये 20-20 हुआ। करने का मतलब अमाउंट किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा रहता है वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, मतलब जल्दी से वो काम करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे उसका अमाउंट कम हो रहा है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो उसका आपस में रिएक्ट करके ये बनाने की टेंडेंसी है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो उसका रिएक्ट करने की टेंडेंसी, रिएक्ट करने का जो गति होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, मान लो कोई एक जगह काम हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में 100 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वहाँ से 20 लोग हट गए, 20 लोग हट गए तो कितने लोग बचे, 80 लोग बचे। अब 80 लोग उस काम को करेंगे, सेम ही काम को 80 लोग करेंगे। मान लेते हैं फिर कुछ और टाइम आगे बढ़ा तो 50 लोग और बैठ गए, सिर्फ 50 लोग ही बचे हुए फील्ड पे, तो उसी काम को 50 लोग को करना पड़े तो उनको क्या करना पड़ेगा, और स्लो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको डबल आदमी का काम करना है। 50 आदमी है, उनको 100 लोगों का काम करना है, तो क्या हो जाएगा, उनका स्पीड ही वैसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, इनका कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हुआ, तो इनका जो रेट करने का टेंडेंसी होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कहने का मतलब इनका मिलके ये बनाने का टेंडेंसी कम होने लगता है, जिससे क्या हम बोल सकते हैं, जो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, टाइम आगे बढ़ता है तो वो कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो इनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका कंसंट्रेशन
0 से 20 से 50 हो गया। तो देखो ये तो कम हो रहा है लेकिन ये बढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो टाइम आगे बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं अपने आप में से रिएक्ट करके और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं। COD क्या करते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर खुद में मिलके A और B का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी बात करते हैं इस बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। तो मान लेते हैं पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 20 बना और ये 20 बना। मान लेते हैं इन्होंने कुछ रिएक्ट करके A और B को कुछ फॉर्मेशन करा है। ठीक है, तो देखो फिर बात करते हैं इस वाला सिचुएशन में, इसमें क्या हो गया, ये 20 से 50 हो गया। तो देखो इसका क्वांटिटी बढ़ गई तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से काम करेंगे। पहले क्या हो रहे थे, किसी एक फील्ड के अंदर किसी एक काम को 20 लोग कर रहे थे, मान लो 20 ही लोग कर रहे थे, यहाँ पे 20 मत गिनो, एक ही गिनो। ठीक है, 20 गिनो, 20 लोग कर रहे थे। फिर जैसे टाइम आगे बढ़ा तो कुछ और लोग उठ के आए और 50 बन गए। करने का मतलब उसी काम को 50 लोग करने लगे, तो जल्दी जल्दी करने लगे। करने का मतलब उस काम को कंप्लीट करने का जो रेट होगा, जो गति हुआ, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इनका रिएक्ट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। मतलब ये क्या जल्दी से रिएक्ट करके इनको बनाएंगे। करने का मतलब as time passes the concentration of product increases, concentration of product क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। therefore हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन करने का मतलब जो प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनका जो रेट है, उनका जो बनाने की गति है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात चल रही है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो टाइम देखो आगे बढ़ रहा है तो एक ऐसा टाइम भी आएगा जब क्या आपका फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक स्टेज आएगा, एक स्टेट आएगा आपको इस रिएक्शन का, जब क्या इसका ना ही कंसंट्रेशन और ज़्यादा कम होगा। मान लेते हैं टाइम कुछ T3 आया, जब क्या ये 40 मान लो हो गया, ये भी 40 हो गया और ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसके बाद कितना भी टाइम आगे बढ़ रहा है, T4 हो रहा है, T5 हो रहा है, इनका कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस टाइम को जब क्या हो जाए, वो क्या अपना कंसंट्रेशन को चेंज ना बोले, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम का स्टेट पा लिया है। ठीक है, तो देखो एट टाइम पासिस, आप लिख लो। ठीक है, एज टाइम पासिस a state is calm when the concentration of reactant and product do not show any change। ठीक है, show any measurable change। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो उसका इक्विलिब्रियम का स्टेज अचीव हो गया जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो। हम क्या कर रहे हैं, इसके डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक करके नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट। देखिए तो क्या मिलेगा, इन विच द मेजरेबल क्वांटिटीज करने का मतलब किसी एक कंटेनर के अंदर बात कर रहे हो तो उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रेशर सिस्टम का और क्या वॉल्यूम सिस्टम का, यही सब बात करोगे ना, वॉल्यूम etc का लेना। of the system do not और क्या है, undergoes any noticeable change then under a given state of condition, under a given set of condition। ठीक है, जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन का ऐसा अवस्था होता है, ऐसा स्टेट होता है जिस टाइम पे, जिस स्टेट पे पहुंचने के बाद उसके अंदर के, उस सिस्टम के अंदर का जितना भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, जैसे प्रेशर बात करें, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, वो सभी क्या होते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी
क्या बोलते हैं, किसी भी एक टाइम पे बात करें, मतलब क्या टेम्परेचर कोई एक टाइम पे बात करें, प्रेशर किसी एक टाइम पे बात करें, तो वहाँ में कोई चेंजेस हमको नहीं दिखता है। एनी नोटिशेबल चेंज अंदर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, कहने का मतलब किसी एक फिक्स सेट ऑफ कंडीशन के अंदर ही बात करो कि हम प्रेशर इतने पे बात करेंगे, टेम्परेचर इतने पे बात करेंगे, वॉल्यूम इतने पे बात करेंगे। अगर इसको चेंज करते रहोगे तो उस पर क्या होगा, आपका रिएक्शन पे अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आप क्या करोगे, किसी एक फिक्स सेट ऑफ कंडीशन के अंदर बात करोगे, तो उस टाइम पे जो आपका इक्विलिब्रियम का स्टेज होगा वहाँ पे पहुँचने के बाद जो उसकी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, कहने का मतलब उसका कंडेंस कंसंट्रेशन है और जो प्रेशर है और वॉल्यूम है ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, कहने का मतलब फिक्स हो जाएंगे। तो देखो कोई भी चीज़ फिक्स हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रिएक्शन स्टॉप हो गया। हमने क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो वो स्टॉप हो गया, कहने का मतलब वो रिएक्शन रुक गया है। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि उस टाइम पे जाने के बाद रिएक्शन तो चलता रहेगा, लेकिन जो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट का जो टाइम, जो आपका रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट का गति होगा, जो आपका रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट होगा। ठीक है, मतलब का मतलब जिस टाइम जितने स्पीड से रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, सेम स्पीड से प्रोडक्ट भी क्या होंगे, टूट के रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी चलता रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी चलता रहेगा, जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या जो आपका फॉरवर्ड रेट है और बैकवर्ड रेट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका फॉरवर्ड रेट है और क्या बैकवर्ड रेट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। करने का मतलब जितने स्पीड से रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में बनते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा बोल दो रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, सेम स्पीड से सेम टाइम में प्रोडक्ट भी तोड़ के आपके रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी एक नोटिशेबल चेंज नहीं दिखेगा कि हाँ उसके अंदर कुछ इफेक्ट पड़ भी रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद भी उसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहे और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता रहे, कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी भी बनाते रहे और सी प्लस डी मिलके ए प्लस बी भी बनाते रहे, लेकिन उनका जिस स्पीड से वो आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी स्पीड से वो पीछे की डायरेक्शन में भी आए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक नेचर के रिएक्शन बोलते हैं, डायनेमिक नेचर के रिएक्शन बोलते हैं। देखो डायनेमिक नेचर का मतलब ऐसा आप समझ सकते हो, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस तो होंगे, उसके अंदर चेंजेस तो होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, पीछे की तरफ भी आ रहा है, लेकिन उनका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्योंकि इक्वल है तो उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखने वाले। ठीक है, तो देखो क्या करो, आप इस डेफिनेशन को नोट करो, थोड़ी सी बात करते हैं डायनेमिक नेचर के बारे में। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है जिसमें कुछ अमाउंट में हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। ठीक है, और क्या फिर क्या कर देते हैं, दो जगह से होल भी इसके अंदर कर देते हैं जहाँ से पानी बाहर निकल सकता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में पानी इतने लेवल तक इसके अंदर भरा पड़ा है। ठीक है, क्या करते हैं, एक होल यहाँ से ओपन करो जहाँ से पानी क्या करेगा, बाहर आता रहेगा। ठीक है, तो देखो और क्या करते हैं, एक होल यहाँ पे भी कर लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर पे ये क्लोज था, हमने इतना बड़ा होल कर दिया यहाँ से पानी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हमने होल ओपन किया, जैसे जैसे नहीं, जैसे ही हमने होल ओपन किया पानी क्या करेगा, यहाँ से बाहर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी एक फिक्स टाइम के अंदर कुछ क्वांटिटी पानी का बाहर आ गया, जिससे क्या होगा, पानी का लेवल नीचे आने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या करेगा, आ ही जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी टाइम के अंदर जितने टाइम में पानी यहाँ पे आ रहा है, नीचे गिर रहा है, जितने क्वांटिटी में गिर रहा है उतने टाइम के अंदर उतने सेम क्वांटिटी में पानी यहाँ से इंटर करा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से पानी बाहर जा रहा है तो लेवल यहाँ से होना होके यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, लेकिन उतने टाइम के अंदर हमने क्या कर दिया, पानी को इसके अंदर डाल दिया, जिससे ओवरऑल लेवल क्या हो गया, वहीं पे पड़ गया। ठीक है, कहने का मतलब जितने रेट से पानी बाहर निकल रहा है उतने ही रेट से उतने स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, पानी को अंदर डाल दे रहे हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि वाटर का जो ये लेवल है इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या एक डायनेमिक नेचर का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या हो रहा है,
मूवमेंट हो रहा है, पानी बाहर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन ओवरऑल उसके लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही देखो, हमने रिएक्शन के अंदर भी देखा था कि रिएक्शन है रिवर्सिबल, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा था, बैकवर्ड में भी जा रहा था, मतलब उसके अंदर तो चेंजेस हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल वो इक्विलिब्रियम पे था, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे थे हमको। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्या और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं और इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्टेयर बनाते हैं, सीढ़ी। ठीक है, चलो ये हो गया सीढ़ी कुछ कदमों का, जहाँ पे पहुँचने के बाद कोई मिलेगा, चलो जादू मिलेगा। ठीक है, चलो ये नहीं, आप यहाँ पे हो। ठीक है, आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ तक जाना है। ठीक है, आपको क्या ऊपर की तरफ चढ़ के यहाँ तक जाना है, तो कितना आसान है यार, 1 2 3 कदम पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे चलो मान लेते हैं यही है। ठीक है, पहुँच गए, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे यहाँ तक पहुँच जाओगे तो इसको हम डायनेमिक का एग्जाम्पल नहीं बोल सकते। डायनेमिक के एग्जाम्पल के लिए आपका वहीं पे रुके रहना जरूरी है, आपके अंदर चेंजेस आता रहे, लेकिन आपका अंदर आप वहीं पे रुके रहो, ये जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब आप चलते रहो फिर भी वहां ना पहुंचो, ये जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस सीढ़ी को हटा के हम एक्सीलेटर लगा देते हैं। ठीक है, एक्सीलेटर का मतलब क्या समझते हो, चलने वाली सीढ़ी, और ये जो आपका एक्सीलेटर है वो क्या नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जितने स्टेप आप ऊपर चढ़ोगे सेम टाइम पे उतने स्टेप ये नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आप भी मूव कर रहे हो, कहने का मतलब आपके अंदर भी चेंजेस आ रहा है, आप ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, और एक्सीलेटर तो नीचे की तरफ का मूव कर रहा है, तो वो उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर भी चेंजेस है, उसके अंदर भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप वहीं पे पड़े हुए, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उल्टी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। ठीक है, उल्टे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो कितना भी स्टेप चले जाओ कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीढ़ी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सीढ़ी तो हमारे पास दूसरी है नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक डायनेमिक नेचर का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर वो यहाँ पे कभी नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर छोड़, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक नेचर। ठीक है, जिसमें क्या है, आपका कोई भी सिस्टम है उसके अंदर तो चेंजेस होते रहते हैं, मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सीलरेटर नीचे तो जा ही रहा है, लेकिन ओवरऑल वो वहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।